गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई केमिस्ट्री एकेडमी में। लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था किस चीज़ के बारे में। हमने पढ़ा था प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में और हमने कहा था अगली क्लास में हम सेंटर ऑफ सिमेट्री स्टार्ट करेंगे। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पुराना जो हमने पढ़ा था, पुराने में हमने ये पढ़ा था कि जो कायरल कार्बन होता है उसके लिए कंडीशन है एक कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। कायरल कार्बन पहचानना हमने सीख लिया था अलग अलग जगह पर। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कायरल कार्बन से रिलेटेड आपको देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है वेदर इट इज कायरल और नॉट। ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है और वीडियो पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और उसके बाद वीडियो खोलेंगे तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। चलिए ध्यान से देखते हैं कि ये कार्बन कायरल है या नहीं है। ये कार्बन कायरल है या नहीं है कैसे पता करते हैं। इस कार्बन के ऊपर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि चारों ग्रुप कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। चलिए मान लेते हैं ये ग्रुप नंबर 1 है, ये हमारा ग्रुप नंबर 2 है। बात आई ग्रुप नंबर 3 कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, इस रिंग को कट कर देंगे। रिंग को कट करते टाइम ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे आएंगे तो ये CH2 मिलेगा, यहाँ पे भी जाएंगे तो ये हमको CH2 मिलेगा। इस कार्बन पे जो लगे हुए ग्रुप हैं उनको हम कैसे इमेजिन करते हैं और किस तरीके से कट करते हैं वो ध्यान से देखेंगे। दो तरीके से हम इसको बता सकते हैं कायरल है या नहीं है। पहला तरीका मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे। आप क्या करो, इधर जो भी ग्रुप लगा है उसको यहीं पे लगा दो और यहाँ जो ऊपर की तरफ ग्रुप लगा है उसको भी यहीं पे लगा दो और उसके बाद कट करके देखो तो ये दोनों एटम जो भी ऐसे ऐसे एटम रहेंगे वो कट जाएंगे। हाफ पार्ट ऊपर के पार्ट को चला जाएगा और हाफ पार्ट नीचे के पार्ट को चला जाएगा, तो दोनों एटम बराबर बराबर डिवाइड हो जाएंगे। ये तरीका है हमें कायरल बताने का। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये पार्ट और BrCl का हाफ पार्ट ऊपर, BrCl का हाफ पार्ट नीचे, यानी ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो गया। और अगर ये सेम हुआ तो ये कायरल नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर देते हो, जनरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ करके आपको फंसा देता है। दूसरा तरीका, अगर इस साइड का हमसे पूछता कि इस साइड वाले कार्बन के बारे में कमेंट करिए, Cl, ये Br और इधर CH3 और ये हाइड्रोजन, इसको भी अगर पूछता कि ये कायरल है कि नहीं है तो क्या करते, इसके लिए पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा इसको मान लेते, चौथा इसको मान लेते। ये सेम हो जाता है जब, तो अगले वाले कार्बन पे जाते हैं और अगले वाले कार्बन के सभी ग्रुप को एक साथ लिख देते हैं और इसको कट कर दो। तो कट करेंगे तो CH3 और H का हाफ पार्ट ऊपर और CH3 और H का हाफ पार्ट नीचे की तरफ चला आएगा और इस तरीके से अगेन ये कायरल नहीं होगा। तो इसमें कोई भी कार्बन कायरल नहीं था। अब आप गलती जब करते हो तो आप लिख देते हो दोनों कार्बन कैसे हैं, कायरल है, और ये गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टिपिकल चीज मैंने आपको बता दी। इन्हीं चीजों पे ध्यान देने से हमारा सिलेक्शन हो जाता है और इन्हीं चीजों को हम जब इग्नोर मारते हैं तो हमारे सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। समझ गए आप ये चीज। चलिए अब ये मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं, उसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये प्रैक्टिकल 3D व्यू में आपको दिखाने जा रहा हूं। चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं हम कि ये कायरल था या नहीं था। कैसे, इस तरीके से। ये हमारी रिंग है, इस रिंग को हमने ऐसे ले लिया, ये हमारी रिंग हो गई। ठीक है बच्चों, ये हमारी रिंग हो गई। रिंग के एक साइड हमने देखा कि ये ग्रुप, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ ग्रुप नंबर 2। और इस जिस रिंग को कट करने जा रहा था, अब यहाँ पे प्रॉब्लम था कि CH2 सेम आ गया, तो यहीं से नहीं बोलते थे कि सेम है, अगले वाले पे जाते हैं, वो भी सेम होगा तब जाकर के ये कायरल नहीं होगा। अगर वो डिफरेंट हो गया तो कायरलिटी आ जाएगी। तो ये वाला हमने बोला। अब जब मैं इसको काटूंगा तो काटने का तरीका ध्यान से देखेंगे। ये ग्रुप हमारा कुछ ऐसे लगेगा इस रिंग पे कोने में, और ये ग्रुप हमारा कुछ ऐसे लगेगा, कुछ इस तरीके से। देखो ध्यान से, इसमें ऐसे लग जाएगा। तो जब मैं काटूंगा बेटा, इसको यहां से कट करना स्टार्ट करूंगा तो ये वाला हाफ कटेगा, हाफ आगे जाएगा, हाफ पीछे की तरफ, और इसे रेड वाला भी कटेगा तो ये रेड वाला भी हाफ इधर की तरफ और हाफ उधर की तरफ। तो ये दोनों पार्ट सेम नहीं हो जाएंगे इसमें भाई। यहाँ पे ग्रुप 1 और यहाँ पे ग्रुप 2, ये तो अलग है ही सही। ये यहाँ पे ये CH2 सेम हो गया। अब इधर जब गए तो इस कार्बन पे तो कट करना, तो कार्बन तो हाफ हाफ कट गया। ये ग्रुप भी आधा आधा नहीं कटेगा यहाँ से। अगर मैं इसी प्लेन के अलोंग कट करूं तो ये ग्रुप भी तो टेट्राहेड्रल था ना ऐसे, तो ये इस ग्रुप के अलोंग भी तो कटेगा, ये इस ग्रुप के अलाउंग भी तो कटेगा। तो ग्रुप भी क्या होगा, कट जाएगा। ग्रुप को सिंपल कुछ नहीं सोचना, ज्यादा नहीं है। आलू गाजर समझो, ये आलू काट दिया,
ये गाजर, फिर से बीच से काट दिया, दोनों का हाफ हाफ कट कर दिया, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं, तो बस यही तो है, इसमें कोई खास बात थोड़ी है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें। इजी सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाओगे, ऐसे केस में आप क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को रोक देते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हमको इग्नोर नहीं करनी है। तो कैरेलिटी के लिए मैंने एक बहुत ही स्पेशल बात बताई, इस चीज़ को आपको फॉलो करना है जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़े। चलिए एक छोटी सी शायरी सुना देता हूँ मैं आपको अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, तो ध्यान से सुनेंगे। अर्ज किया है, आँखों में नमी रखो, आँखों में नमी रखो और होठों पे चिंगारी रखो, आँखों में नमी रखो और होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें ढेर सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें ढेर सारी रखो, और रास्ते में पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्तों में पत्थर से बढ़कर के कुछ नहीं है मंजिलें, इसलिए रास्ते भी चिल्ला के कहते हैं कि जंग जारी रखो, रास्ते भी चिल्ला के कहते हैं कि जंग जारी रखो। तो जंग जारी रखना है हमें। जंग हमारी क्या है? हमारी जंग है केमिस्ट्री को सीखना, और इसको सीख जाएंगे तो हम आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। और सिलेक्शन लेने के लिए ही नहीं बच्चों, अपना ज्ञान को इन्हेंस करने के लिए भी हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, और हम बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे एक एक चीज़ को, ताकि हमसे अगर स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन अगर किसी ने पूछ लिया तो हम पलट करके उसको जवाब दे सकें कि हाँ आपके क्वेश्चन का आंसर ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको समझा चुके हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगला हेडिंग है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री, और अगर अभी तक आपने पेन कॉपी नहीं उठाया तो पेन कॉपी उठा लीजिए। और रही बात क्वेश्चन लास्ट क्लास के आर और एस कॉन्फ़िगरेशन की, तो आई होप जो कमेंट बॉक्स में मैंने आंसर देके ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सही आंसर किए हैं, तो मुझे उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही। स्टिल अगर किसी को लग रहा है कि सर मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आर एस कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत है, तो लास्ट लेक्चर में जाएँ, उस क्वेश्चन को मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि सर ये क्वेश्चन मेरा दोबारा से डिस्कस कर दो, ठीक है। चलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होता है वो होता क्या है, वो ध्यान से देखेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि पूरे मॉलिक्यूल के सेंटर पे कोई ऐसा पॉइंट हो जिसके अबाउट अगर हम कट कर दें तो पूरा मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कोई पूछे कि चलिए बताइए क्या इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो हम क्या करेंगे, इसका रूल ये होता है बेटा कि सेंटर पे कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसके अबाउट पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो। तो सेंटर से हम क्या करेंगे, एक एक ग्रुप के पास जाएंगे। पहले हम जाएंगे इस वाले ग्रुप के पास, दूसरी बार हम जाएंगे इस वाले ग्रुप के पास, जिधर जाएंगे उसके जस्ट अपोजिट वाले के पास जाएंगे। इधर गए हमको क्या मिला, CH2, इधर भी गए हमको क्या मिला, CH2। फिर हम क्या करेंगे, हम इस वाले ग्रुप के पास जाएंगे और फिर हम इस वाले ग्रुप के पास जाएंगे, इधर भी हमको मिला CH2 और इधर भी हमको मिला CH2। यानी सेंटर से इधर भी CH2, इधर भी CH2, सेंटर से इधर भी CH2 और इधर भी CH2। यानी सेंटर के अबाउट कोई ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट कहीं भी जाएं, किसी भी ग्रुप के अलोंग जाएं और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाए 180 डिग्री, तो हमें दोनों चीजें सेम मिलनी चाहिए। और ये चीज पूरे कंपाउंड में अगर फॉलो हो रही है तो ही हम मानेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अदरवाइज हम सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मानेंगे। तो ध्यान से देखते हैं इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि चलो बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है इस साइक्लोपेंटेन में, तो चेक करते हैं साइक्लोपेंटेन में सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। सेंटर पे गए, सेंटर से हम जाएंगे इस डायरेक्शन में, इधर मिला हमको CH2, इस डायरेक्शन में गए। हालांकि ये एंगल 180 पे होता नहीं है, तो यहाँ पे CH2 तो मिलेगा, उस लाइन के अलाउ नहीं मिलेगा। बट बेटा ध्यान से देखें, इधर जो हमें CH2 मिला, क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको CH2 मिलेगा? इधर कोई CH2 नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट ढूंढ के ला दो जिसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो हम कह देंगे कि वो कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। तो इस कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मौजूद है। इस चीज का ध्यान रखेंगे किस तरीके से हमने चेक किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको सोच के बताना है कि क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। ये कंपाउंड है हमारे पास, क्या इस कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी? देखने का तरीका जो मैं बोलूंगा बेटा उसको ध्यान से देखेंगे। इस रिंग को मान लेंगे कि ये रिंग इसी प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, और जो ऊपर दिखाई दे रहा है, रिंग के जो ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है, ये CH3 और ये हाइड्रोजन,
इसको मानेंगे कि ये दोनों बाहर की तरफ है, प्लेन के ऊपर की तरफ, और ये जो दोनों ग्रुप नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं इसको मान लेंगे बोर्ड के पीछे की तरफ है दोनों के दोनों। इमेजिन करो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पेन और कॉपी उठाओ, दो पेन को लगाओ वो कॉपी के ऐसे ऊपर की तरफ और दो पेन लगाओ कॉपी के जस्ट पीछे की तरफ। क्लियर हो गया बात। अब चलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। यहां से हम जाएंगे इस डायरेक्शन में तो हमको मिला ऊपर की तरफ CH3। अब हम जब 180 डिग्री नीचे की तरफ जाएंगे तो हमको मिलेगा नीचे की तरफ CH3। इधर चले गए तो हमको मिला नीचे की तरफ हाइड्रोजन, इधर गए तो हमको मिला ऊपर की तरफ हाइड्रोजन। 180 डिग्री पे सेम चीजें मिल रही हैं। इधर गए तो यहाँ पे 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड इधर बने, इधर इसका मतलब सिर्फ कार्बन होगा, इधर भी सिर्फ कार्बन होगा, तो इधर गए तो कार्बन मिला, इधर गए तो कार्बन मिला। और ये हम ऊपर चले जाए तो CH2 मिल गया और इधर चले जाए तो CH2 मिल गया। यानी जिधर भी जा रहे हैं हमको सेम ग्रुप मिल रहा है, इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो हमने समझ लिया बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करेंगे। चलिए नोट करके एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, ये बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है और यहाँ पे जनरली स्टूडेंट फंस जाता है। वो पॉइंट क्या है कि फिशर स्ट्रक्चर नेवर हैव COS। सेंटर ऑफ सिमेट्री फिशर स्ट्रक्चर में कभी नहीं देखी जाती। अगर आप देख रहे हो इसका मतलब आप गलत देख रहे हो। उसका रीजन भी समझाऊंगा क्यों होगा, और पहले आप गलती कैसे करोगे उसका रीजन मैं बताता हूँ। पहले अगर मैं सिंपली पूछ दूं कि चलो बच्चों बताओ इस कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा सर इधर गए तो यहाँ सेंटर हो गया, इधर गए तो CH3, इधर गए तो CH3 सेम, इधर गए तो H, इधर गए तो H सेम, इधर गए तो OH, इधर गए तो OH सेम, इधर गए तो कार्बन, इधर अपोजिट गए तो कार्बन सेम। इसका मतलब सर हर जगह से ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। बट मैंने ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है बेटा उसको ध्यान से पढ़ो। ऊपर क्या लिखा है हमने, फिशर स्ट्रक्चर नेवर हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो फिशर स्ट्रक्चर में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है उसका रीजन देखते हैं। उसका रीजन ये बेटा ध्यान से देखेंगे, इसका रीजन जो है बहुत ही ट्रिकी रीजन है, ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल अच्छे से आंसर समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बोला था कि यहाँ जो लाइन होती है, ये लाइन जो होती है हमारी प्लेन के ऊपर की तरफ होती है और ये लाइन भी हमारी प्लेन के ऊपर की तरफ होती है, वेज लाइन होती है। सिमिलरली ये लाइन भी कैसी होगी हमारी बेटा, बेज लाइन होगी। बेज लाइन होगी मतलब ऊपर की तरफ ही होगी। तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे OH है, और ये हमारी होती है प्लेन के पीछे की तरफ। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि अगर ये लाइन प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर मतलब इस बोर्ड के प्लेन के ऊपर OH लगाओ, ऐसे ऊपर मान लो, ऐसे 90 डिग्री मान लो, आपकी मर्जी, मैं बिल्कुल रोक नहीं रहा हूँ, चाहे ऐसे मान लो कहीं भी, ये से थोड़ा सा प्लेन से उठा होता है। मैं बताया था ना कि ये ऐसे लाइन जो होती है वो एक्चुअली जो होती है हमारी आंखों में आते हुए रहती है, और ये जो दोनों लाइन रहती है ऊपर वाली वो प्लेन के पीछे की तरफ जाती है। तो ये लाइन किधर आ गई, ऊपर की तरफ, दोनों आ गई बाहर की तरफ, और ये लाइन भी दोनों किधर आ गई, बाहर की तरफ। अब ध्यान से देखना, इधर ये वाला हाइड्रोजन भी प्लेन के बाहर है, ये वाला हाइड्रोजन भी प्लेन के बाहर है। तो अब अगर आप सेंटर से होकर के, अगर आप सेंटर से चले हो और ये प्लेन के बाहर वाले हाइड्रोजन ऊपर वाले हाइड्रोजन को देख रहे हो, प्लेन के ऊपर वाले हाइड्रोजन को देख रहे हो, तो अब तो आपको प्लेन के पीछे जाना पड़ेगा ना। 180 डिग्री जाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैं किसी प्लेन को देख रहा हूँ, अगर मैं इस प्लेन को देख रहा हूँ कॉपी के, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में आया तो अगला ग्रुप तो मुझे प्लेन के पीछे दिखाई देना चाहिए ना 180 डिग्री पे। जबकि यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये वाला ग्रुप भी ऊपर है और ये वाला ग्रुप भी ऊपर है, और अगर सेंटर से होकर के मैं दोनों ग्रुप के अलोंग चलूंगा तो एक ग्रुप से तो आसानी से चल दूंगा और दूसरा ग्रुप मुझे पीछे मिलना चाहिए, जबकि ये ग्रुप आमने सामने है। तो इस तरीके से इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप कहीं भी देख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री फिशर स्ट्रक्चर में नहीं देखना है। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में अच्छे से रखो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन पे चलते हैं। सबसे पहले, एक्सिस अबाउट विच इफ रोटेट द मॉलिक्यूल वी विल गेट द सिमिलर मॉलिक्यूल, या सिमिलर की जगह मैं लिख दूं सेम मॉलिक्यूल, वही वाला मॉलिक्यूल हमको वापस से मिल जाए तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। यानी कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्सिस होगा जिसके अबाउट हम पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करने के बाद सेम मॉलिक्यूल प्राप्त करेंगे। ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लो कि एक ऐसे कोई मॉलिक्यूल है हमारा, बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ, ये मॉलिक्यूल है। अब अगर मैं इसको रोटेट कर दूं इसके सेंटर के अबाउट, इसका सेंटर यहाँ पे है
और इसके सेंटर के अबाउट अगर मैं पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट कर दूं, अगर मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, कितने डिग्री वो ध्यान से देखेंगे। तो पहले समझते हैं कि अगर यहाँ पे देखा जाए किसी ट्रायंगल के बीच कि सेंट्रॉइड जो होता है, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंट्रॉइड का लोकेशन ये है, ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। तो इसका जो सेंट्रॉइड होता है वो एंगल कितना रखता है, 120 डिग्री। कैसे पता किया हमने 120 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है, पूरा 360 और 360 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 360 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, 120। तो ये 120 डिग्री एंगल है, राइट, 120। अब अगर 120 से इसको रोटेट कर दूं इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस हो गया हमारा सेंटर से जाती हुई, सेंटर से बाहर की तरफ जाती हुई एक्सिस। मान लो कि ये जो ट्रायंगल है वो बोर्ड के प्लेन में है और ऐसे है, तो अगर मैं इसको 120 डिग्री घुमा दूं तो ये वाला चीज जो है, मान लो 1 2 3 कर देता हूँ इसको, 1 2 3। तो अगर 120 डिग्री घुमाऊंगा तो 1 वाला पहुंच जाएगा 2 की जगह, 2 वाला पहुंच जाएगा 3 की जगह और 3 वाला पहुंच जाएगा 1 की जगह। तो ये अगर मैं घुमा दूं तो फिर ये वाला CH2 यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, लेकिन मॉलिक्यूल तो अभी भी वही दिख रहा है। इसका मतलब इसमें जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लिखते हैं CN से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां N इज इक्वल टू होता है 360 डिवाइड बाई थीटा। कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे लिखी जाती है, CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और N कैसे प्राप्त करते हैं, 360 डिवाइड बाई थीटा। जैसे N की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, तो N इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई, कितने एंगल से घुमाया हमने, 120 डिग्री से कट कर दें इसको, कितना आएगा 3। तो इसका मतलब कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसमें, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं C2 C3 C4 C5। C1 से क्यों नहीं बोला, C1 से बोलने का मतलब उसी मॉलिक्यूल को 360 डिग्री घुमा देने पर, ऑब्वियस सी बात है कोई भी मॉलिक्यूल को 360 घुमाओगे तो वही मिलेगा, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यानी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो C2 C3 C4 और ऐसे लेकर के इनफाइनाइट नंबर तक जा सकती है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर मैं एक स्क्वायर लूं तो इसमें कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, दूसरा अगर मैं एक पेंटागन लूं उसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और अगर मैं एक हेक्सागन लूं इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि इसमें कौन सी, इसमें कौन सी और इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अपार्ट फ्रॉम दैट बेंजीन में कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है, ये भी आपको लिख करके बताना है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए, आपको लिख करके बताना है कि कौन से टाइप की एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। चलिए खुद छोटे से क्वेश्चन समझते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस कंपाउंड के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो वो कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ध्यान से देखेंगे इसको। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर है इसका, ध्यान से देखो, अब सोचा जाए कि किस तरीके से इसको घुमा सकें कि ये जो है हमको एक्सिस ऑफ सिमेट्री दे। तो पहले इमेजिन करो मॉलिक्यूल कैसे है, ये रिंग हो गई इसी बोर्ड के प्लेन में ही, कॉपी के प्लेन में ही हो गई। जो ऊपर वाला ग्रुप है उसको कहाँ मानना है, प्लेन के ऊपर की तरफ इमेजिन करना है, 90 डिग्री पे इमेजिन करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ग्रुप नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं रिंग से, उनको मानना है कि पीछे की तरफ। तो चलिए इमेजिन करते हैं। सबसे पहले एक हमारे पास रिंग है ऐसे, और हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्रुप्स हैं, ऊपर की तरफ कुछ ग्रुप लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ जो ग्रुप हमारे लगे हुए हैं उनको वेज से डिनोट कर दिया हमने, वेज वाले हो गए हमारे पास CH3 और प्लेन के पीछे की तरफ जो हो गए हमारे पास हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखना, चाहो तो आप 4 पेन लेकर के कर भी सकते हो ऐसे ड्रॉ करके, मतलब पेन लेकर के और कागज लेकर के कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का चीज अपने को दिखेगा। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ग्रुप लगा हुआ बाहर की तरफ, एक ग्रुप हमारा ये लगा हुआ है और दूसरा ग्रुप हमारा ये लगा हुआ है, एक ब्लैक कलर वाला एक ब्लू कलर वाला, ये दोनों हमारे लगे हुए हैं। ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इसको हम ऐसे इमेजिन कर दे, बहुत ही आसान है। हाइड्रोजन को मान लो कि नीचे हाथ जो मेरे हाइड्रोजन है और ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं। अब इसको इमेजिन करो जरा कैसे दिख रहे हैं। ये बोर्ड के अगर प्लेन में जाएगा ऐसे, ये बोर्ड के प्लेन में अगर गया तो ये दोनों आपकी तरफ आते हुए दिखेंगे और मेरे हाथ बिल्कुल कहाँ दिखेंगे, प्लेन के पीछे की तरफ दिखेंगे, राइट। ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल ऐसे कर देता हूँ, और अगर मैं इसको रोटेट करूँ, दोनों CH3 ग्रुप है यानी दोनों सेम है,
तो अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमा दूं तो ये वाला CH3 उसकी जगह पहुंच गया और वो वाला इसकी जगह आ गया। यानी एक्सिस हमने कौन सा लिया है, रिंग के सेंटर से पास होती हुई एक्सिस को लिया। रिंग के सेंटर से जो पास होने वाली एक्सिस है उसको लें और इसको हम रोटेट कर दें उसके अबाउट, तो ये उसकी जगह पहुंच जाएगा और वो इसकी जगह आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। तो ये तरीका हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री गेन करने। चलिए बात कर लेते हैं हम किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के बारे में कि वो कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कंडीशन मैंने जो लिखा उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि कंडीशन इसके लिए कायरल कार्बन शुड बी प्रेजेंट। पहले तो ऑप्टिकली अगर एक्टिव है कोई कंपाउंड तो उसके अंदर कायरल कार्बन होना चाहिए। वो कायरल कार्बन 1 और मोर देन 1 हो सकता है, एक या एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर कोई कंपाउंड ये कह रहा है कि हाँ मैं जो हूँ ऑप्टिकली एक्टिव हूँ, तो उसको पूछोगे सबसे पहले तुम, क्या तुम्हारे पास कोई कायरल कार्बन है, एक या एक से ज्यादा। तो अगर उसने बोला कि हाँ, तो दूसरी कंडीशन है उसके लिए कि तुम्हारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर आ जाती है तो उस केस में कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। वो ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं करता, वो लाइट जो पास करते हैं हम उसमें उसको सीधे के सीधे निकाल देता है, उसमें कोई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं करवाता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या है, कायरल कार्बन होना चाहिए, यानी सिमेट्री होनी चाहिए, असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए और साथ के साथ असिमेट्री होनी चाहिए। असिमेट्री का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन हो गया। दो कंडीशन अगर फॉलो कर रही है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और अगर नहीं फॉलो कर रही है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरे से कोई पूछे कि चलो बता दो कि COOH HOH और ये Cl है, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की कि क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कंडीशन बोला कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन दिख रहा है, चारों ग्रुप डिफरेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री ही अपसेंट होना चाहिए। मैंने तरीका आपको बता दिया है, फिशर स्ट्रक्चर में उनको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना ही नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो क्या कोई ऐसे प्लेन है जिससे कट करे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक कायरल कार्बन तो हमेशा असिमेट्रिक होता है और हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एक कायरल कार्बन वाला कंपाउंड हमेशा असिमेट्रिक और हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है, तो या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब डिपेंड करेगा इसकी प्रॉपर्टी, आप बता सकते हो कि क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसका रूल मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, R शो करेगा या S शो करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये देख करके बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो ये COOH है हमारे पास, ये हमारे पास है OH H OH H और COOH। इस कंपाउंड में हमें आपको बताना है कि देख करके कि क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर हाँ तो कैसे और नहीं तो क्यों। ध्यान से देखेंगे, आपको देखिए और आंसर करिए और उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, ये 5th क्वेश्चन मान लो, 5th का आंसर आप लिखो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ, उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर देखना। तो ये हो गया, ये कंपाउंड में हमको चेक करना ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। पहले कायरल कार्बन चेक करें, क्या ये वाला कार्बन कायरल है, COH OH H और ये एक मानेंगे तो अलग हो गया, चारों ग्रुप अलग है मतलब कायरल। इधर भी देखें तो H OH COH और ये एक ग्रुप है तो ये भी कायरल हो गया, दोनों कार्बन कायरल दिख रहे हैं। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ से एक प्लेन गुजार दूं और उसको कट कर दूं तो इस प्लेन के अबाउट चेक करें, OH के नीचे OH, H के नीचे H सेम दिख रहा है, COH के सामने COH दिख रहा है। यानी एक ऐसी प्लेन है जो यहाँ से अगर गुजर जाए तो इसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर देगी और 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया तो ये ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इन एक्टिव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये आप समझ चुके हो तो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आपके लिए जो एक और क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है
या नहीं है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आप लिख करके बताइए। और अगली क्लास में जब हम कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे व्हाट इज मीजो कंपाउंड, व्हाट इज इनैंशियोमर एंड व्हाट इज डायस्टीरियोमर। तो ये अगला टॉपिक है हमारा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।